नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग का मॉक टेस्ट, जिसे आप टॉप 10 रीजनिंग पार्ट 3 है ये। और इसमें हम लोग देखेंगे विविध प्रकार के ऐसे प्रश्नों को जो विगत परीक्षाओं में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और इन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। और रीजनिंग के सबसे ज्यादा प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग को आप भी गलती से नजरअंदाज मत करिएगा और रीजनिंग की प्रैक्टिस आप बनाए रखिए। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है। वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए जो ही प्रश्न आपके सामने आए, वीडियो को रोक दीजिए, रफ और पेन लेकर बैठिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए और उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो यहां पर लिखा है, डोनेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। तो ये प्रश्न वही लगा पाएगा जो इससे पहले इस तरीके के प्रश्नों को लगा पाया हो। कुछ कुछ प्रश्न तो ऐसे रहते हैं परीक्षा में जो आपने कभी नहीं पढ़ा हो, लेकिन परीक्षा में पढ़ेंगे तो आंसर लगा लेंगे। लेकिन ये प्रश्न इस श्रेणी का है कि अगर आपने पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। हम लोग डी से शुरू, बहुत ज्यादा विस्तार से मैं यहां नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बस बता देता हूं कि यहां डी से हम लोग चलेंगे। इसमें हम लोग बाएं से दाएं चेक करते हैं और दाएं से बाएं भी चेक करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। अब दाएं से चेक कर रहे हैं तो डी से टिक मार लेते हैं हम लोग डी पे। डी के बाद डी से आगे पढ़ना शुरू करेंगे, और जो अक्षर बोलूंगा अगर वही लिखा रहे उस जगह पे तो समझेंगे कि एक बन गया। तो डी के आगे, डी के बाद ई लेकिन ओ लिखा है, एफ लेकिन एन लिखा है, जी नहीं लिखा है, एच नहीं लिखा है, आई नहीं लिखा है। अब ओ से चेक करते हैं, ओ के बाद पी नहीं लिखा है, क्यू आर एस नहीं लिखा, एन से ओ पी क्यू नहीं लिखा, ए के बाद बी सी। अगर मान लीजिए मैं ए के बाद बी और सी बोला हूं, यहां पर सी लिखा रहता तो कहते कि एक समीकरण बन गया। लेकिन टी के बाद यू एक भी नहीं बना। कभी कभी ऐसा होता है कि बाएं से दाएं चलते समय बन जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दाएं से बाएं चलते समय बनता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बाएं से दाएं भी एक दो समीकरण बनता है और दाएं से बाएं भी चलने पर एक समीकरण बनता है। अब हम लोग दाएं से चेक करेंगे, यानी कि दाएं से बाएं तरफ। तो ई से चलेंगे, टिक मार लेते ताकि कोई अक्षर छूट ना जाए। ई के बाद एफ नहीं लिखा है, जी नहीं लिखा है, एच नहीं लिखा है, आई नहीं, जे नहीं। अब टी से चलते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है। अब ए से चेक करते हैं, ए के बाद बी नहीं लिखा है, सी नहीं लिखा है, डी लिखा है, यानी ए से डी का एक पेयर बन गया। यानी कि कहने का मतलब यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और डी के बीच में जितने अक्षर रहते हैं, यानी कि बी और सी यानी कि दो अक्षर रहते हैं, तो यहां भी ए और डी के बीच में दो ही अक्षर हैं। तो यहां पर एक समीकरण बन गया, तो आप एक प्लस ऐसे लिख के कर लीजिए। अब एन से चेक करते हैं, एन के बाद ओ, ये भी अपने जगह पे सही है क्योंकि एन और ओ के बीच में कोई अक्षर नहीं रहता वर्णमाला क्रम में, यहां भी नहीं है। एन के बाद कुल मिला के ओ बोला हमने और ओ लिखा भी हुआ है, तो एक समीकरण और बन गया। उसके बाद पी नहीं है, ओ से चेक कर लीजिए, पी नहीं है, यानी कि बस दो ही समीकरण बना और दाएं से वो भी। तो यानी हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा विकल्प सी, जिसमें लिखा हुआ है 2। इसमें से वीडियो रोक दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यूनिवर्सल शब्द, इनमें से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर, पुनः स्थापित करने पर, सजो देने पर, इधर का उधर कर देने पर यूनिवर्सल शब्द प्राप्त हो जाए? किस शब्द, कौन सा शब्द इसमें ऐसा है जिसके अक्षरों को इधर उधर कर दिया जाए तो यूनिवर्सल लिख करके सामने आ जाए? यानी कह सकते हैं यूनिवर्सल शब्द जो है इसमें से किस पैटर्न को फॉलो करने से लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम लोग बी को देखें, स्पेलिंग थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, UNIVERSAL। तो UNI, तो यू कहां है, तो यहां है, एन यहां है, आई यहां है, UNI मिल गया। अब VER देखते हैं हम लोग, V मिल गया, E मिल गया, R मिल गया। अब SAL, तो S मिल गया, A मिल गया, L मिल गया। यानी कुल मिला के पहला ही विकल्प सौभाग्य से आंसर हुआ। अगर इसमें B में गलती देखे तो क्या है, तो U इसमें कहीं है ही नहीं, यानी ये नहीं बनेगा। इसमें U कहीं है ही नहीं बनेगा। इसमें U है तो UNI, तो U मिल गया, ठीक है, N मिल गया, उसके बाद I भी मिल गया, यूनि मिल गया, VER तो V मिल गया, E मिल गया, R मिल गया, SAL मिलना चाहिए तो S मिल गया। अब A है ही नहीं, A नहीं है इसमें, तो ये भी कट गया। कुल मिला के पहले ही हमारा आंसर मिल चुका है, जो कि विकल्प A में आपको आराम से दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न नॉन वर्बल रीजनिंग से है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से है।
अभाषिक बुद्धि परीक्षण का प्रश्न ये है, इसे भी वीडियो रोक के आप तुरंत उत्तर दीजिए, अधिक से अधिक 10 सेकंड में ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। प्रश्न तो बहुत जल्दी आंसर आप दे पाएंगे, लेकिन यहां पर मैं व्याख्या विस्तृत करूंगा। तो देखिए यहां पर एक बीच में वृत्त दिखाई दे रहा है और किनारे किनारे तीर। तो अब क्या हुआ है, बीच में वृत्त था तो बीच में तीर हो गया और किनारे किनारे वृत्त हो गया, यानी जो बीच में है वो किनारे किनारे हो गया, जो किनारे किनारे है वो बीच में हो गया, पहला परिवर्तन। अब यहां पे अगर हम लोग आंसर बनाना चाहें यहां पे, तो अब बीच में वर्ग ऐसा पहले बना लिया जाए, तो अब बीच में चौकोर है तो अब किनारे किनारे चौकोर हो जाएगा, और किनारे किनारे वृत्त है तो बीच में वृत्त हो जाएगा। तो ऐसा किसमें, आप विकल्प से इतने सही चेक करिए, शायद आंसर मिल जाए, तो आगे ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। किनारे किनारे चौकोर, वृत्त बीच में, तो बीच में देखिए वृत्त है, इसमें बीच में वृत्त नहीं है, काट दीजिए बड़ा सा, बीच में वृत्त नहीं, काट दीजिए बड़ा सा। अब इसमें भी बीच में वृत्त है, इसमें भी बीच में वृत्त है, किनारे किनारे वर्ग इसमें भी है और इसमें भी है। थोड़ा सा मैंने इसको सीधा करना था, मैंने थोड़ा सा तिरछा कर दे, कोई बात नहीं, आंसर हम लोग करीब ही हैं, यानी ये सीधा भी हो जा रहा था, क्योंकि इसमें ऐसे है तो ये सीधा हो जा रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। एक परिवर्तन, क्योंकि आकृतियों में एक से ज्यादा परिवर्तन होते हैं, लेकिन हमें किसी एक परिवर्तन से आंसर तक पहुंचना है। एक परिवर्तन से आंसर नहीं मिला तो दूसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर में एक ही परिवर्तन ढूंढने से आंसर मिल जाता, नहीं तो 2 परिवर्तन ढूंढने से तो आंसर मिल ही जाता। जैसे एक परिवर्तन ही हमने ढूंढा, इधर का उधर होना, तो हमें 2 विकल्प कट गए, 2 में कंफ्यूजन है। तो अब ऐसा, अब हम लोग क्या देखते हैं, ये बड़ा वाला वृत्त है तो ये चौकोर बन गया, फिर वृत्त है तो यहां पर क्या बन जाएगा, चौकोर बनने वाला है। तो चौकोर इन दोनों में किस में है, तो इसमें चौकोर है, इसमें वृत्त ही रह गया, इसलिए ये भी कट गया, हमारा आंसर हो गया डी। अब यहां पर ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना होता, बस चिन्ह बदल लीजिए, और मैथ तो आप सॉल्व करते ही हैं, तो तेजी से फटाफट कूद कूद के आप आंसर आराम से दे सकते हैं। कूद कूद के भी बहुत लोग आंसर देते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कूद कूद के आपको पढ़ना, जीके वगैरह सिखा भी देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या करना है, बस आप 512, तो 500 चाहे तो चलिए लिख ही देता हूं मैं 512। अब माइनस का अर्थ क्या है, तो यहां से देखेंगे हम लोग, कहां गया, माइनस का अर्थ है भागा, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे भागा 8। अब प्लस का अर्थ क्या है, तो ऊपर जाके प्लस का अर्थ है गुणे, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे गुणे 5। अब भागा का अर्थ देखना है, तो भागा का अर्थ है माइनस, तो यहां हम लोग लिख लेंगे माइनस 73। अब गुणे का अर्थ क्या है, तो कहां गया, कहां, गुणे का अर्थ है प्लस, तो गुणे का अर्थ हम लोग प्लस लिख लेंगे और लिख लेंगे 92। तो आपको नियम याद रखना चाहिए, का को पहले काटिए, ता पीछे दे भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, तो यानी कुल मिला के भाग कर, इतना रखते रहिए कम से कम, मोटा मोटी भाग कर गुड़ खाना चाहिए, यानी फील्ड में दौड़िए भागिए तो उसके बाद घर आके गुड़ खाइए थकान मिटाने के लिए, भाग कर गुड़ खाना चाहिए, यानी पहले भागा करिए उसके बाद गुड़ा करिए। तो 8 में 512 का भाग देंगे तो यानी यहां पर 8 छक 48 और यहां पे 64, यानी यहां पे प्राप्त हो जाएगा गुड़े 5, इसमें 5 का गुड़ा करिए फिर 73। पूरा विस्तार से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 64 में 5 का गुड़ा करिए और उसके बाद उसमें 92 जोड़कर जितना है उसमें से 73 घटा देंगे, तो यहां पर आंसर आपको ए प्राप्त हो जाएगा। रफ करके देख लीजिएगा, आंसर है ए। अब देखिए ये घड़ी से संबंधित प्रश्न है, कैलेंडर और घड़ी, तो घड़ी से प्रश्न संबंधित है तो प्रश्न ध्यान से पढ़ा जाता है कि क्या कह रहा है। तो एक घड़ी में मध्याह्न, तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा, यूपी पुलिस के भी हिंदी में, एसएससी जीडी की तैयारी करें तो भी हिंदी में आपने पढ़ा होगा। 12 बजे का समय जो होता है, करेक्ट, दोपहर 12 बजे का समय, उसको क्या कहते हैं, तो मध्याह्न कहते हैं। अब 12 बजे के पहले के समय को पूर्वाह्न और 12 बजे के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। तो यहाँ पे मध्याह्न दे रहा है, यानी कि करेक्ट 12 बजे का समय, यानी कि जब घड़ी की दोनों सुइयां किस पर होती हैं, घंटे मिनट वाली सुई भी और घंटे वाली सुई दोनों ही 12 पर होती हैं, तो ये मध्याह्न है, करेक्ट 12 बजे का समय है। तो इसी की बात कर रहा है कि मध्याह्न को शुरू होती है और 5:10 पर जब पहुंचती है तो घंटे की सुई कितने कोण घूम चुकी है, यानी कि दोनों अगर सुइयां 12 पर हैं, यानी 12 बज रहा है, और जब 5:10 जो कि ऐसा आपको दर्शाया जा रहा है 5:10 पर, तो घंटे की सुई ने कितना कोण तय किया। तो घंटे की सुई पहले कहां थी, तो करेक्ट 12 पे थी, अब कहां हो गई है, तो घंटे की सुई यहां पर है इस समय, यहां पर। तो इन दोनों के बीच में ये कोण बताना है कि कितना है।
तो आपको मैंने, अगर मेरे वीडियो देखते होंगे थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता होगा कि दो निकटतम खानों के बीच में कहीं भी कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश। एक खाना, दो निकटतम खाने के बीच में एक खाना में 30 अंश का कोण, यहां भी 30 अंश का कोण, यहां भी 30 अंश का कोण, यहां भी 30 अंश का कोण। तो आप चाहे तो ऐसे देख सकते हैं, यहां से यहां चलेगा तो 30 अंश का कोण, फिर यहां से यहां पहुंचेगा तो फिर 30 अंश का कोण, फिर यहां से यहां पहुंचेगा फिर 30 अंश का कोण, फिर यहां से यहां पहुंचेगा फिर 30 अंश का कोण, फिर यहां से यहां पहुंचेगा तो 30 अंश का कोण। तो 1 2 3 4 5 5 3 15 यानी 150 अंश का कोण तो मोटा मोटी आपको दिखाई दे रहा है। 150 अंश का कोण मोटा मोटी दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 30 30 60, 30 90 और 30 120, 120 और 30 150 अंश का कोण। लेकिन जब ये घंटे की सुई यहां से चल के यहां आई होगी और उसके बाद मिनट सुई 10 मिनट और चली है, तो 10 मिनट और चली है तो ये थोड़ा सा आगे खसक गई होगी। तो आगे खसकने का मतलब थोड़ा दूर और तय की होगी। तो 1 घंटे में बताया गया कि 1 मिनट में आधा अंश घंटे की सुई घूमती है। 1 मिनट में आधा अंश घूमती है तो 10 मिनट में कितना घूमेगी? 5 अंश घूमेगी। तो 10 मिनट में 5 अंश घूमेगी तो यानी 5 अंश और आगे बढ़ जाएगी, यानी कि इसमें 5 अंश हम लोग और जोड़ देंगे और 155 अंश हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मेरे घड़ी वाले वीडियो आराम से आप देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत भविष्य में नहीं आएगी। या आप चाहे तो मेरे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर लेंगे, तो कैलेंडर, घड़ी, सारे चैप्टर का एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक से मुंह तरीके से आपको समझाया गया है। तो देखिए ये यहां पर आ ही गया ऐड मेरा। पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक आपको अगर सीखना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको पूरा ब्यौरा बता दीजिए, बहुत कम से कम मूल्य में आपको पूरा विस्तार से रीजनिंग को सिखाया जाएगा। पेन फ्री तरीके से कोशिश किया जाए कि आपको प्रश्नों में कम से कम पेन चलाना पड़े। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें आपको अलग छांटना है। अलग छांटना बहुत आसान होता है, आप छांट सकते हैं। तो देखिए एक तो आधार होता है इसमें सोया हुआ, यानी कि ऐसे है, ये जो रेखा है इसको हम लोग कह सकते हैं कि सोया हुआ है। इसमें भी सोया हुआ है। अगर इसमें भी सोया रहता तो खड़ा वाला आंसर हो जाता है। 3 विकल्पों में सोया रहे तो एक खड़ा वाला आंसर, और 3 में खड़ा रहे तो एक में सोया वाला आंसर। लेकिन जो पैटर्न 2-2 विकल्पों में रहे तो समझ जाइए कि तब वो पैटर्न ही खत्म हो गया, क्योंकि 2 विकल्पों में सोया है और 2 विकल्पों में खड़ा है। इन 2 विकल्पों में सोया, 2 विकल्पों में खड़ा, तो यानी इस आधार पर यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न का आधार बहुत आसान है, जो कि आप देख ही चुके होंगे। तो मैंने बता दिया इसलिए ताकि पैटर्न अगर बदल जाए तो भी आप पकड़ ले प्रश्न को। तो देखिए इसमें भीतर की तरफ फूला हुआ है, भीतर की तरफ पेट इसका फूला है। इसमें भीतर की तरफ पेट फूला है, इसमें भीतर की तरफ पेट फूला है। इसमें भीतर की तरफ पेट फूला है वृत्त के, इसमें वृत्त के भीतर की तरफ पेट फूला है। इसमें दोनों पेट कहां गया दिखाई नहीं दे रहा है। सरसरी निगाह से भी आप देखे होंगे तो आंसर तक 2 सेकंड में पहुंच गए होंगे, मुझे पता है। आंसर हो गया सी। वीडियो को रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। परीक्षा में जरूर नहीं कि जो प्रश्न आप पढ़ के लगा के जाएंगे वही आएगा। परीक्षा में कुछ 1 2 4 प्रश्न ऐसे जरूर मिलेंगे जो कभी आपने जीवन में पढ़ा नहीं होगा, लेकिन उन प्रश्नों को आप उन रीजनिंग की तैयारी के दरमियान जो जानकारी आपने इकट्ठा किया था उस मानसिकता के आधार पर आप नए तरीके के प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाएंगे, भले ही थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए। तो यहां पर ये एक शब्द दिया गया है और कह रहा है कि मैं पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया है। तो अच्छा वो वाला प्रश्न जिसमें अदला बदली करके फिर कुछ पूछता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं अच्छा लगने के लिए। DISTURBANCE इसको लिख लिया। अब देखिए क्या क्या शर्त लगा रहा है। पहले अक्षर को अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया जाए। कितना आसान है, पहला अक्षर ये है तो अंतिम अक्षर के साथ बदल दिया है कि मतलब डी को किससे बदल दिया जाए, ई से। तो हम लोग ई लिख लेते हैं आराम से यहां पर और डी लिख लेते हैं आराम से यहां पर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से। फिर दूसरा अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दिया जाए। तो दूसरा अक्षर कौन है, ये है, और 10वां अक्षर कौन है, तो गिन लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां, यानी कि इन शुरू वाला लास्ट वाला से तो दूसरा वाला अंतिम दूसरा वाला से, यानी कि आई यहां है तो यहां लिख लेंगे, सी यहां है तो यहां लिख लेंगे, और अन्य अक्षरों को इसी प्रकार आपस में बदल दिया जाए, यानी यही क्रम जारी रखना है। अब इसको एस को एन से,
तो n लिख दीजिए यहां पे और s लिख दीजिए यहां पे। अब t को a से तो a लिख दे यहां पे और t लिख दीजिए यहां पे। अब u को b से तो b लिख दीजिए यहां पे और u लिख दीजिए यहां पे। अब r बेचारा अकेला पड़ेगा, उसको छोड़ दीजिए, बीच में लिख दीजिए। अब जो ये क्रम बना है इसको थोड़ा मैं डार्क कर दूं, शायद आपको दिख ना रहा हो, थोड़ा सा पेन की दिक्कत है। अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो क्या है, तो पूछ रहा है कि नवनिर्मित, तो नवनिर्मित तो ये वाला है, ये तो पुराना वाला है, इसकी तो कोई बात ही नहीं, इस पे पूछना होता तो ये सब हम लोग करते ही क्यों। तो नवनिर्मित शब्द में जो ये शब्द तैयार हुआ है, टी अक्षर के बाद लिख दिया, बाद टी अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा, टी अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो एस आएगा। बड़ा आराम से दे दिया है आंसर, बस सजाने बनाने में ही जो समय लगेगा। आंसर हो गया बी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD और क्या लिखे पूरा, इसलिए लास्ट में लिख दिया जेड समझाने के लिए। यानी कि कुल मिला के अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला को क्या किया जाए भाई, तो उलट कर सारे उलट दिया जाए, उसके बाद सारे वावेल को निकाल दिया। वावेल का मतलब स्वर, यानी A-E-I-O को निकाल दिया जाए। तो अब प्रश्न कुछ पूछेगा तो हम लोग पहला इसका शर्त पूरा कर ले। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखना है, यानी कि जेड लिखना है, फिर y लिखना है, फिर x लिखना है। तो लिखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप उल्टा मत लिखिए, बस बाएं से दाएं वर्णमाला लिखा जाता है तो आप दाएं से बाएं लिख दीजिए, उल्टा हो ही जाएगा। इधर से लिखना शुरू करिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, अब थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूं, U V W, लोप चिन्ह थोड़ा सा ज्यादा अच्छे, इसको हटा देता हूं, T U V W X Y Z, दूर आ गया, खैर इधर प्रश्न जाएगा ही नहीं। तो दाएं से 8वां अक्षर तो अच्छे निकाल दीजिए पहले स्वर को, तो स्वर ये निकल गया, ई निकल गया, हटाई देते ई। इसके बाद आई भी निकाल देते हैं, ओ भी निकाल देते हैं, यू भी निकाल देते हैं, सब निकाल दिए मैंने। खैर पूछ रहे दाएं से 8वां, तो पहला अब जो बचा उसमें दाएं से 8वां कौन, पहला दूसरा तीसरा, चूंकि ये खत्म हो गया तो पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, अब कौन हो जाएगा, तो के हो जाएगा। वैसे इतना विस्तार से मैं जो बता रहा हूं, थोड़ा सा और इससे आप स्पीड बढ़ा के आप आराम से लगा सकते हैं, इधर वाला लिखने की जरूरत ही नहीं थी जब आज दाएं से 8वां ही पूछा था। सोच कर भी आप बता सकते हैं कि क्या होगा। आंसर हो गया विकल्प सी, जिसमें लिखा हुआ कि अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द, जो मैंने आपको थंबनेल पर देखे होंगे आपने प्रश्न, सार्थक शब्द बनाए और फिर उनमें से जो अलग है उसका चयन करें। अगर इतना भी लिख दे कि जो अलग है उसका चयन करें, तो भी आपको यही काम करना है कि अलग छांटना है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया अव्यवस्थित है ये, तो उसको पुनर्व्यवस्थित कर दीजिए। यानी पुनर्व्यवस्थित का मतलब ऐसा शब्द बना दीजिए जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो, यानी इन शब्दों का कोई अर्थपूर्ण शब्द बना दीजिए, उसके बाद बताइए कि अलग कौन है। तो इससे क्या बन सकता है, थोड़ा अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आई कभी पहले लिख के, कभी एन पहले लिख के, ई पहले लिख के, आगे पीछे करके थोड़ा सा चेक करेंगे तो आपको याद आ जाएगा इससे कौन सा अक्षर या कौन सा शब्द बनेगा। तो इससे क्या बनेगा, NINE, यानी कि 9। तो देखिए NINE सारे अक्षर भी इस्तेमाल हो गए। इससे क्या बनेगा, तो ONE, यानी कि ये एक, सारे अक्षर इस्तेमाल हो गए। इसमें क्या बनेगा, P, तो इससे बनेगा PIPE, सारे अक्षर इस्तेमाल हो गए। तो ये पाइप कह रहा है, ये पाइप, ये वाला, ये क्या है, तो इससे बन सकता है 3, THREE, 3। तो अब देखकर बताइए कौन सा लगे। ये 9 लिखा है, अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि 9, 1, 3 और ये पाइप, इसमें कौन अलग, तो पाइप भाई अलग है। पाइप क्या है, ये बाकी सब संख्याएं, और पाइप का मतलब कुछ नहीं, पाइप का मतलब पाइप, कोई अंक नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।
चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।